गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो पॉइंट स्टार्ट किया था वो था साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यानी कोशिका कंकालीय अवयव, कोशिका कंकालीय अवयव जिनके बारे में अपन ने ये चर्चा की थी। हाँ, थोड़ा बहुत ही हुआ था इसमें कि यह सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, ठीक है, और उनकी शेप और साइज को बनाए रखने का काम करती है कौन? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिन्हें बोलते हैं कोशिका कंकालीय अवयव। यह इन कोशिकाओं में अंदर एवं बाहर की कुछ क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे मान लो कि आदान प्रदान करने का काम हो गया कुछ पदार्थों का, तो ऐसी क्रियाओं में भी योगदान देती है कौन? कोशिका कंकालीय अवयव। यहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद कि ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं यह मुख्य रूप से 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये जो साइटोस्केलेटल है, जो कोशिका कंकाल है, यह 3 प्रकार के अवयवों या एलिमेंट से मिलकर बना होता है या बनी होती है, जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यह निम्न प्रकार से है। कौन कौन से हैं? जो टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, यही था। इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स बता रहा हूं मैं, 3 टाइप के। फर्स्ट है, यहां तक जिक्र कर दिया था मैंने प्रीवियस क्लास में, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि सूक्ष्म नलिकाओं का जाल। ये बात की थी अपन ने। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो साइटोस्केलेटल या कोशिका का कंकाल बनाने का काम करती है, यह 20 से 30 नैनोमीटर व्यास के तंतु, जिन्हें बोल सकते हैं अपन फिलामेंट, होते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यह 20 से 30 नैनोमीटर व्यास के फिलामेंट या तंतु होते हैं, जो प्रोटीन के लंबे लंबे तंतुओं से निर्मित होते हैं। किससे? प्रोटीन के लंबे फिलामेंट से या तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यह माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका के कोर्टेक्स, सेल के कोर्टेक्स को बोलते हैं अपन वल्कुट। कोशिका का वल्कुट या वल्कुट क्या होगा? कोर्टेक्स, उसका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म में यह माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका के कोर्टेक्स या वल्कुट अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इनका व्यास हो गया। इतने व्यास के तंतु होते हैं और प्रोटीन के लंबे तंतु से मिलकर बने होते हैं, जो एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे ही बात करें अपन सेकंड नंबर के अवयव की। ये क्या है? अवयव, जिन्हें बोल रहे हैं अपन एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड टाइप का जो है वो है
मध्यवर्ती तंतु, इसे अपन बोलेंगे इंटर मीडिएटेड फिलामेंट। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, मध्यवर्ती तंतु, यानी मध्य का तंतु। किसका तंतु? कैसा तंतु? मध्य का तंतु। यानी कि यह ऐसे तंतु जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो थर्ड नंबर के होते हैं एक्टिन तंतुओं का जाल, इसे अपन बोलेंगे नेटवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट या मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं, यह माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट के मध्य के तंतु होते हैं, यानी इन दोनों के बीच के तंतु होते हैं, न तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के समान न ही एक्टिन फिलामेंट के समान, इनके बीच के। तो बीच के का मतलब है यह 10 नैनोमीटर व्यास के तंतु होते हैं। ये तो कितने थे? 20 से 30। यह है ओनली 10 नैनोमीटर व्यास के तंतु। ठीक है, यह अभी मैंने बताया कि यह माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट के बीच के तंतु होते हैं, इसीलिए क्या नाम रखा है इनका? इंटरमीडिएटेड फिलामेंट या मध्यवर्ती तंतु। ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये लाइन भी इसमें आप ऐड कर देना। आगे बता सकते हैं कि इसमें किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ये किरेटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किरेटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो किन में पाया जाता है? बालों में। अपने जो बाल होते हैं, ये बाल, यह किरेटिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो अपनी कोशिकाएं हैं, चाहे वो हेयर्स की हो चाहे अदर सेल्स हो, उनके जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स होते हैं, जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं, वो भी किरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो मोस्टली बालों में ही पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने बालों की जो संरचना है, जो जिन कोशिकाओं से मिलकर अपने बाल बने हैं, उनमें इंटरमीडिएटेड फिलामेंट ज्यादा है, जिनमें किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना आप कि बालों में किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, थर्ड जो मैंने बताया आपके सामने, एक्टिन तंतुओं का जाल या नेटवर्क ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इनके व्यास की बात करें तो यह 5 से 7 नैनोमीटर व्यास के तंतु। देख सकते हो आप, ये 20 से 30 थे, ये इनके बीच में 10 और ये 5 से 7, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 10। तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो 5 से 7 नैनोमीटर व्यास के तंतु होते हैं। इन्हें माइक्रोफिलामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से सूक्ष्म तंतु, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लगभग 5 से 7 नैनोमीटर व्यास के, इनसे बहुत छोटे। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इनको? सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट्स। यह एक्टिन फिलामेंट भी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एवं अन्य टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है, यह भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये अपन ने साइटोस्केलेटल के 3 प्रकार के अवयव को जाना है, जिनसे मिलकर ये साइटोस्केलेटन बनता है। वो कौन कौन से अवयव या एलिमेंट्स हैं? पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और तीसरे हैं एक्टिन फिलामेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? अब अपन बात करेंगे शेप एंड साइज की।
कि इनकी आकृति और आमाप क्या होता है। आकृति तो कैसी होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाओं की, तंतु समान होगी, सूक्ष्म होगी, शलाका समान होगी, अशाखित बेलनाकार होगी, खोखली होगी। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास का, तो अपन ने इनका जिक्र माइक्रोट्यूब्यूल्स का पहले ही कर लिया था। कौन से अंगक में किया था यह आपको याद होना चाहिए। तो वहां पे भी अपन ने इनको बेलनाकार खोखले स्ट्रक्चर के रूप में जाना था, तारक का आयन। तो इसलिए मैं कहता हूं पढ़ा करो, जब क्लास में समझ में नहीं आएगा तो नोट्स कैसे लिखोगे, बिना देखे नोट्स भी लिख लिए तो एग्जाम में क्या लिखोगे फिर। तो इसमें है नेक्स्ट अपना शेप एंड साइज। शेप की अगर बात की जाए तो यह सूक्ष्म और क्या बताया मैंने, सीधे अशाखित बेलनाकार खोखले तंतु या नलिकाएं होती है। बात किनकी चल रही है अपने, किनकी चल रही है, सूक्ष्म नलिकाओं की। एक मिनट अपन ने साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के 3 अवयवों से मिलकर बनना जान लिया है, ठीक है। उसके बाद अपन अब डिटेल से बात करेंगे किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, स्पेशली माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। ये सूक्ष्म नलिकाओं की शेप और साइज मैंने आपको पहले ही बता दी है। नेक्स्ट जो अपना अंगक रहेगा वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, सूक्ष्म नलिकाएं। इनके बाद कोशिका कंकाली अवयवी के जस्ट बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाएं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है अपन को पहले से ही पता है कि यह कोशिकीय कंकाल को बनाने में सहायता करती है। तो अपन क्या बताएंगे, सेल्स की साइटोस्केलेटल या कोशिका कंकाली रचनाएं होती है यह, जो कोशिका का कंकाल बनाती है। इसकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम डी रॉबर्टीज एंड फ्रांची 1953। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनकी खोज का श्रेय सर्वप्रथम डी रॉबर्टीज और फ्रांची नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने सन 1953 में सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की थी कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया अपना। अगर पूछ लिया कि आपको सूक्ष्म नलिकाओं की खोज किसने की, तो आपका आंसर ये रहेगा। कंपटीशन के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये जो डी रॉबर्टी और फ्रांसी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षीय तंतुओं में, किसमें खोजा इसको, तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षीय तंतु में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे तंत्रिका कोशिकाओं को, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। अक्षीय तंतु क्या बोलते हैं अपन, जो तंत्रिका कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है या जो फिलामेंट होता है उसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला
पदार्थ कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ऐसे ही तंत्रिका कोशिकाओं में जो पदार्थ भरा हुआ होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, एक्सोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं अक्षीय द्रव्य। तंतु न बोल के इसको अपन द्रव्य बोले तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोप्लाज्म में डी रॉबर्टी और फ्रांची नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूब्यूल्स की खोज की थी कोशिकीय कंकाल के रूप में। किसके रूप में? कोशिकीय कंकाल के रूप में। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली कि ये होती क्या है। सबसे पहले खोज किसने की, कहां पे की। अब बात करेंगे अपन कि किन कोशिकाओं में ये पाई जाती है। तो सभी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी में ये मिलेगी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होगी? प्रेजेंट होगी, लेकिन आरबीसी सेल्स में एब्सेंट होगी। सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में तो पाई जाती है, लेकिन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनमें यह सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है। तो ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान भी रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी शेप और साइज की, जो अपन ने पहले कर लिया था कि ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है सूक्ष्म होती है, नाम में ही है सूक्ष्म, और नलिका यानी नली समान, तो सूक्ष्म आ गया, ये सूक्ष्म और ये नलिकाएं। दो तो नाम ऐसे पता चल गए कि ये सूक्ष्म होती है और नली समान होती है, सीधी होती है, असाकित बेलनाकार होती है और खोखले तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने इनकी साइज की बात कर ली, शेप की बात कर ली। अगर साइज की बात की जाए तो यह 200 से 300 एंगस्ट्रम व्यास और 50 एंगस्ट्रम भित्ति की मोटाई। तो साइज क्या हो गई इनकी? 200 से 300 एंगस्ट्रम तो व्यास हो गया इनका, और 50 एंगस्ट्रम इनकी भित्ति की मोटाई हो गई। तो ये इनकी अपन ने साइज जान ली है। क्लियर है? इसमें आप ये साइंटिस्ट के नाम जरूर ध्यान रखना। और शेप की बात रही, आकृति की बात रही, तो इसके नाम में ही है सूक्ष्म नलिकाएं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म नलिकाएं होती है असाकित बेलनाकार। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इनके कार्यों की कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कार्य करती है। क्या कार्य करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स? अगर आपको तारककाय का कुछ याद हो तो अपन कह सकते हैं, या फिर आपको सीलिया फ्लेजिला का थोड़ा बहुत याद हो तो अपन कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है यह सीलिया और फ्लेजिला में उपस्थित होकर उन्हें गतिशील बनाने का काम करती है। याद आया कुछ? सीलिया के टाइप स्टीरियोटाइप और काइनोसीलिया, स्टीरियोसीलिया और काइनोसीलिया याद है? जिनमें स्टीरियोसीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं थी इसलिए वो अगतिशील प्रकार के थे, जबकि काइनोसीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स थी इसलिए वो गतिशील प्रकार के थे। फंक्शंस फर्स्ट की अगर बात करें अपन तो यह सीलिया एंड फ्लैजिला में उपस्थित होकर इन्हें गतिशील बनाती है। क्लियर है? ये तो फर्स्ट काम हो गया। एक और ले लेते हैं। यह तर्कुतंतु सेल डिवीजन के टाइम तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर्स का भी निर्माण करती है। वैसे तो तारककाय करता है लेकिन ये भी हेल्प करते हैं। और जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके ध्रुवों की ओर गति का भी नियमन करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे?
यह सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन से बोलते हैं के टाइम स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण एवं क्रोमोसोम्स के ध्रुवों की ओर गति का भी नियमन करती है। गति का भी नियमन करती है। तो ये इसके दो मुख्य कार्य हो गए। एक तो कि ये सीलिया और फ्लैजेला में उपस्थित होकर उन्हें गतिशील बनाती है, दूसरा कि ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर जिन्हें बोलते हैं तर्कोतंतु का निर्माण करती है या इनमें सहायता करती है, और ध्रुवों की ओर जो गुणसूत्र जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स जाएंगे, उनका नियमन भी करती है। कौन? सूक्ष्म नलिकाएं। अगर इनका डायग्राम बनाना चाहें अपन तो ऐसे बना सकते हैं अपन। ये लो, आपके सिलेबस में भी एक ऐसा ही दिया हुआ है, जैसे क्रिकेट के मैदान में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई होती है वैसे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मिलती है। तो इस तरह से अपना साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स वाले टॉपिक के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, माइक्रोविलाई जिसे बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी कवर कर लेते हैं और इस पॉइंट के साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। माइक्रोविलाई नाम सुना होगा आपने सूक्ष्मांकुरों का, जो कुछ ही स्थानों पे मिलती है अपने शरीर में, हर जगह पे नहीं मिलती। ध्यान से देखना, सूक्ष्मांकुर माइक्रो विलाई, विलाई नहीं म्याऊ म्याऊ, माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर। तो सूक्ष्म अंकुर यानी छोटे छोटे अंकुर, जैसे बीज अंकुरित होते हैं तो उनसे छोटे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं, छोटी छोटी वृद्धियां निकलती है, तो वैसे ही ये माइक्रोविलाई दिखाई देती है। कैसे? अंगुली के समान, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो आउटलाइन डायग्राम बनाया मैंने ऐसे ही। तो ये कहां पे पाई जाती है? यह लंग्स की एवं इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स की बाहरी सतह पर, जो लंग्स, जो अपने फेफड़े हैं, इंटेस्टाइन जो अपनी आंत्र है, उसकी एपिथेलियल मीन्स उपकला की जो कोशिकाएं हैं, यानी अपने फेफड़े और अपनी आंत्र की जो उपकला की कोशिकाएं हैं उसकी बाहर वाली सतह पर, जैसे मान लो कि ये अपनी आंत्र है तो इसकी बाहर वाली, अंदर वाली तो सतह ये हो गई और बाहर वाली सतह ये हो गई, तो इस पर यह माइक्रोविलाई पाई जाती है। यह माइक्रोविलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। कैसे होते हैं ध्यान से देखना, ऐसे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे।
ये क्या है? आंत्र, इंटेस्टाइन, उसका अंदर का दृश्य है। तो खाना पचा हुआ ऐसे जा रहा है इसके अंदर से ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने अंगुली समान प्रवर्ध, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने अंगुली समान प्रवर्ध को क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। समझ में आ रहा है? ठीक है। यह जो सूक्ष्मांकुर, ये जो माइक्रोविलाई है, यह प्लाज्मा सेल की बाहर की सतह पर उपस्थित होकर उसकी सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देती है। ये सबसे मेन बात है इसमें, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस सिंपल सी लाइन के रूप में थी, उसी के ऊपर ये अंगुली समान संरचनाएं आ गई, प्रवर्ध आ गए, तो इसका जो क्षेत्रफल था सतह का वो कई गुना बढ़ गया अपने आप ही। इसलिए यह भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। तो ये चीज आपको पहले से पता होगी, फिर से मैंने बता दिया है कि जो माइक्रोविलाई जो सूक्ष्मांकुर है वो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं, ठीक है। दो माइक्रोविलाई के बीच 100 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। यानी ये जो दो माइक्रोविलाई है, इन दोनों के ये जो बीच में दूरी है ये 100 एंगस्ट्रम की होगी। कितना एंगस्ट्रम की? 100 एंगस्ट्रम की। ये जो माइक्रोविलाई है यह सूक्ष्म नलिकाओं या संकरी नलिकाओं, संकरी नलिकाओं जिन्हें अपन बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है, जो इसको आधार प्रदान करती है। ये मैंने जो लाइन खींची है यहाँ पे, यह सक्रिय नलिकाएं हैं जिन्हें माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो इसको आधार प्रदान करती है अंगुली समान संरचना के रूप में बने रहने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है यह ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोविलाई को सहारा प्रदान करेगी और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यह ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा माइक्रोविलाई में कुछ अन्य प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कुछ अन्य प्रोटीन्स भी, जैसे एक्टिन एवं अन्य प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर एक सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई की संरचना बनाते हैं। ऐसे इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं तो आपकी डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे दैट इज ऐसे होती है, ऐसे ये ऐसे आ गई, दूसरी ऐसे आ गई, ऐसे। तो यहां पे ये जो मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स का जाल बताया ऐसे होता है, जो इनको सहारा प्रदान करेगा, ऐसे। इनके बीच में दो माइक्रोविलाई के बीच में दूरी कितनी बताई थी? 100 एंगस्ट्रॉम। ये कौन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स, जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो ऐसे अपन माइक्रोविलाई या माइक्रो सूक्ष्मांकुर का एक डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं, ताकि अगर मान लो कि एग्जाम में भी पूछे तो अपने अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए। तो ये अपन ने जान लिया है कि जो सूक्ष्मांकुर या जो माइक्रोविलाई है यह
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से आउटर प्रवर्ध या बाहरी वृद्धि के रूप में बनते हैं जो अंगुली समान होते हैं। यह माइक्रोविलाई मुख्य रूप से लंग्स और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में ही पाई जाती है। जैसा कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक इंटेस्टाइन का डायग्राम है जिसके अंदर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन रहे हैं बाहरी सतह पर, ठीक है, और इसकी सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा रहे हैं ताकि जो भोजन आ रहा है उसको अच्छी तरह से अवशोषित किया जा सके। इसकी संरचना मुख्य रूप से ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा एक्टिन फिलामेंट्स भी हैं। तो ऐसे अपन एक सूक्ष्म अंकुर या माइक्रोविलाई को अच्छे से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के साथ ही आपकी जो यूनिट फर्स्ट थी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।